हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था एम्पलीफायर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि एम्पलीफायर्स एम्पलीफिकेशंस का वर्किंग करता है, अर्थात ये लो एम्पलीट्यूड के सिग्नल्स को हाई एम्पलीट्यूड के सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। यदि हमारे पास कोई साउंड है जिसका एम्पलीट्यूड कम है, तो हम लोग जब इसको एम्पलीफायर से जोड़ेंगे तो ये एम्पलीफायर्स उस कम एम्पलीट्यूड के साउंड्स को हाई एम्पलीट्यूड के साउंड से कन्वर्ट कर देगा। या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड कम है, तो एम्पलीफायर्स उसके एम्पलीट्यूड्स को कई टाइम्स बढ़ा देता है। तो जैसा कि हमने देखा था कि एम्पलीफायर्स को हम लोग ट्रांजिस्टर्स की सहायता से बना सकते हैं। क्योंकि ट्रांजिस्टर्स में 3 टर्मिनल्स होते हैं। बीजेटी ट्रांजिस्टर्स में जो 3 टर्मिनल्स होते हैं उसके नाम हैं इमीटर, बेस और कलेक्टर। चूँकि इन 3 टर्मिनल से हम लोग ट्रांजिस्टर्स को 3 प्रकार से कनेक्शन कर सकते हैं, 3 प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो इसी कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार हम लोग ट्रांजिस्टर्स को 3 प्रकार से जोड़कर 3 प्रकार के एम्पलीफायर्स को बना सकते हैं, जिसके नाम हैं कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, दूसरा है कॉमन बेस एम्पलीफायर, और तीसरा है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। अर्थात हम लोग ट्रांजिस्टर्स के 3 टर्मिनल्स को 3 प्रकार से जोड़कर 3 प्रकार के एम्पलीफायर्स को बना सकते हैं, जिसके नाम से कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। जैसा कि आप नाम में ही देख रहे हैं, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, अर्थात इस ट्रांजिस्टर्स में इनपुट और आउटपुट सर्किट के लिए एमिटर्स का टर्मिनल्स कॉमन होगा। कॉमन बेस एम्पलीफायर्स में इनपुट और आउटपुट सर्किट के लिए बेस टर्मिनल्स कॉमन होगा, और कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर के लिए इनपुट और आउटपुट सर्किट के लिए कलेक्टर टर्मिनल्स कॉमन होगा। तो पिछली वीडियो में हमने कॉमन एमिटर्स एम्पलीफायर्स को देखा था वर्किंग, कि इसमें कैसे वर्किंग होता है और ये किस प्रकार से सिग्नल्स को एम्पलीफिकेशंस करता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉमन बेस एम्पलीफायर, कि कॉमन बेस एम्पलीफायर्स किस प्रकार से वर्किंग करता है और कैसे ये लो एम्पलीट्यूड के सिग्नल्स को हाई एम्पलीट्यूड सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेटी ट्रांजिस्टर्स का मुख्य 2 प्रकार हैं, एनपीएन और पीएनपी। एनपीएन और पीएनपी। तो आज हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर्स का देखेंगे। आज एनपीएन ट्रांजिस्टर्स को हम लोग बना के देखेंगे किस प्रकार से इसमें वर्किंग होता है, और अगली वीडियो में देखेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर्स के बारे में। तो देखते हैं किस प्रकार से ट्रांजिस्टर्स वर्किंग करेगा और कैसे ये एम्पलीफायर्स की वर्किंग को करेगा। जैसा कि आप ट्रांजिस्टर का सैम्बल में जानते हैं कि ये एक ट्रांजिस्टर का सैम्बल है। इसमें चूंकि ये एनपीएन है, इसलिए इसमें एरो बाहर की ओर होगा। एनपीएन है, अर्थात ये टर्मिनल्स इमीटर होगा, ये बेस, और ये टर्मिनल्स कलेक्टर होगा। चूँकि ये कॉमन बेस एम्पलीफायर है, इसलिए इनपुट और आउटपुट सर्किट के लिए यहाँ बेस टर्मिनल्स कॉमन होगा। इस प्रकार से हम कुछ इस प्रकार से फिगर से बना सकते हैं, और कलेक्टर का टर्मिनल्स भी इसी प्रकार से यहाँ देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इमीटर और बेस के जंक्शन में इमीटर बेस को फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं और बेस कलेक्टर्स को रिवर्स बायसिंग करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर से, अर्थात इमीटर
और कलेक्टर्स का एन टाइप रीजन है और बेस का पी टाइप्स के रीजन्स। एन टाइप्स रीजन्स और पी टाइप रीजन्स को डिटेल में जानने के लिए आप हमारे पिछली वीडियो को देखें। हमारे पहली वीडियो में आपको एन टाइप और पी टाइप्स के बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। देखते हैं किस प्रकार से ये वर्किंग करेगा। जब इमीटर और बेस को हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे और कलेक्टर बेस को रिवर्स बायसिंग करेंगे तो फिगर कुछ इस प्रकार से होगा। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से और ये नेगेटिव टर्मिनल से। आउटपुट सर्किट में हम लोग एक लोड रेजिस्टेंस को जोड़ सकते हैं। इसको जोड़ने से मेरा करेंट कंट्रोल होगा और कहीं पर शॉर्ट सर्किट या फिर जो कहीं पर से इंक्रीजमेंट होता है, चूँकि इस सर्किट को पूरा करने के लिए एक लोड रेजिस्टेंस को हम लोग जोड़ रहे हैं। इस प्रकार से इसको सेल से हम लोग इस प्रकार से कनेक्शन करेंगे, बेस और कलेक्टर्स को रिवर्स बायसिंग। अर्थात ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और ये नेगेटिव टर्मिनल से। इस रेजिस्टेंस को लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। और यहाँ पर हम लोग इनपुट अप्लाई करेंगे, तो इनपुट को हम लोग इस फिगर से डिनोट करते हैं। ये सैंपल दिखाता है कि यहाँ पर इनपुट अप्लाई हो रहा है और यहाँ पर मेरा आउटपुट मिलेगा। दैट इज आउटपुट, दैट इज इनपुट। दैट इज इनपुट सिग्नल। ये इनपुट सिग्नल है और ये आउटपुट सिग्नल है। अर्थात यहाँ से जब हम लोग इनपुट को अप्लाई करेंगे तो इस टर्मिनल से हम लोग का आउटपुट ऑब्टेन होगा। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि ट्रांजिस्टर्स का ये कॉम्बिनेशन इनपुट सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने का वर्किंग को करेगा। तो इस प्रकार से जब हम इस पर इनपुट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमको आउटपुट मिलेगा। इस प्रकार से एक एम्पलीफायर्स बन गया है जिसे कॉमन बेस एम्पलीफायर्स कहते हैं। ये कॉमन बेस एम्पलीफायर है। इसके वोल्टेज को हम लोग वोल्टेज ऑफ इमीटर बेस वोल्टेज कहते हैं और इसको वोल्टेज ऑफ इसे वोल्टेज ऑफ कलेक्टर बेस वोल्टेज कहते हैं। इस प्रकार से कनेक्शन करने के बाद अब हम देखते हैं कि इसका वर्किंग किस प्रकार से होगा। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ के अनुसार इनपुट करेंट और आउटपुट करेंट बराबर होता है। अर्थात किसी सर्किट में या फिर किसी भी डिवाइस में जितना करंट घुसता है, जितना करंट उसमें जाता है, उतनी ही मात्रा में करंट उससे बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक ट्रांजिस्टर से इसमें करंट का इनपुट इमीटर से होगा और आउटपुट कलेक्टर बेस से होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। अर्थात इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। अर्थात इमीटर से जो करंट घुस रहा है, जा रहा है, वो कलेक्टर्स के करंट और बेस के करंट के योग के बराबर होगा। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वोल्टेज हमको ऑब्टेन होगा वो कितना होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज है या फिर कलेक्टर्स का वोल्टेज है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वोल्टेज ऑब्टेन हो रहा है वो इसके कारण से हो रहा है। अर्थात यहाँ पर जो वोल्टेज ऑब्टेन होगा वो इस बैटरी के कारण से ऑब्टेन होगा। यहाँ पर चूंकि एक बैटरी जुड़ा हुआ है और इसके साथ एक लोड रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इसलिए इस बैटरी के वोल्टेज में यहाँ से कुछ डिक्रीजमेंट होगा। अर्थात यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। इस रेजिस्टेंस इस वोल्टेज को थोड़ा सा ड्रॉप कर देगा। तो जैसा कि हम जानते हैं ओम लॉ से, यदि कलेक्टर का करंट IC है
तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। जैसे कि हम इस इक्वेशन को जानते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, अर्थात यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो करेंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर जो वोल्टेज का डिक्रीजमेंट होगा, ड्रॉप होगा, वो आईसी करेंट और इस लेज रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होगा। तो इस प्रकार से यहाँ का वोल्टेज इस वोल्टेज और इस वोल्टेज का इस वोल्टेज में अगर इस वोल्टेज को घटा देते हैं तो यहाँ का वोल्टेज ऑब्टेन होगा। इस प्रकार से आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू, आउटपुट वोल्टेज को हम लोग V नॉट से डिनोट करते हैं। V नॉट इज इक्वल टू VCE माइनस ICRL, अर्थात इस प्रकार से V नॉट इज इक्वल टू VCE माइनस ICRL। तो देखते हैं कि जब करंट का डायरेक्शन इधर होगा, अर्थात पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल, जैसे कि इनपुट सिग्नल AC है, इसलिए जब करंट का डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि इनपुट AC सिग्नल से, इसलिए करंट का डायरेक्शन चेंज करेगा। तो पहला कंडीशन में हम देख रहे हैं कि जब करंट का डायरेक्शन इधर होगा, अर्थात पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, तो इस कंडीशन में इमीटर और बेस का जो यहाँ बाइसिंग हुआ था वो फॉरवर्ड बाइसिंग किए थे हमने। तो इस प्रकार से पॉजिटिव हाफ साइकिल में इमीटर और बेस का फॉरवर्ड बाइसिंग डिक्रीज करेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग में पॉजिटिव इससे जुड़ेगा और नेगेटिव इससे। लेकिन जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, अर्थात करंट का डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा, तो ये इस फॉरवर्ड बाइसिंग को डिक्रीज करेगा। जब करंट का डायरेक्शन इधर से होगा तो इस सेल्स की विपरीत दिशा में, जिसके कारण से ये फॉरवर्ड बाइसिंग को डिक्रीज करेगा, और फॉरवर्ड बाइसिंग के डिक्रीज होने से इमीटर्स करंट में डिक्रीजमेंट होगा। अगर इमीटर्स करंट में डिक्रीजमेंट होगा तो इस इक्वेशन के अनुसार कलेक्टर करंट में भी डिक्रीजमेंट होगा। और देख रहे हैं कि जैसे ही कलेक्टर करंट में डिक्रीजमेंट होगा तो यहाँ पर जो ये दोनों का प्रोडक्ट है ICRL, इस प्रोडक्ट का वैल्यू भी डिक्रीज करेगा, अर्थात IC का वैल्यू डिक्रीज करने पर इसके प्रोडक्ट का वैल्यू भी डिक्रीज करेगा, और जब इसका प्रोडक्ट का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो V नॉट का वैल्यू इंक्रीज करेगा, जैसा कि इस इक्वेशन में देख रहे हैं। अर्थात पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट सिग्नल्स में बढ़ता है, अर्थात पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है। और जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, अर्थात करंट का डायरेक्शन इधर होगा, तो इमीटर बेस फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगा। और जब इमीटर बेस फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगा, अर्थात फॉरवर्ड बाइसिंग में इंक्रीजमेंट होगा। जब करंट का डायरेक्शन इधर होगा तो इमीटर्स बेस के फॉरवर्ड बाइसिंग में इंक्रीजमेंट होगा, जिसके कारण इमीटर्स करंट में भी इंक्रीजमेंट होगा। और इस इक्वेशन के अनुसार कलेक्टर करंट में भी इंक्रीजमेंट होगा, अर्थात कलेक्टर करंट भी बढ़ेगा। तो जब IC का वैल्यू बढ़ेगा तो आप इस इक्वेशन से देख रहे हैं कि IC का वैल्यू बढ़ने पर इसका प्रोडक्ट का वैल्यू भी बढ़ेगा, अर्थात ICRL ये प्रोडक्ट का वैल्यू इंक्रीज करेगा। और जब इसका वैल्यू इंक्रीज करेगा तो V नॉट का वैल्यू डिक्रीज करेगा, जैसा कि आप इस इक्वेशन से देख रहे हैं। अर्थात हम निष्कर्ष में यह कह सकते हैं, इसका हम निष्कर्ष का एक ग्राफ बनाएंगे। ये जब इनपुट सिग्नल इस प्रकार से होगा, अर्थात ये इनपुट है और ये आउटपुट, अर्थात ये कॉमन बेस एम्पलीफायर
इनपुट सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर रहा है, एम्पलीफिकेशंस तो कर रहा है, लेकिन इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर्स में पाई का फेज डिफरेंस था, लेकिन इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब इनपुट सिग्नल्स में पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है तो यहाँ पर भी केंद्र का डायरेक्शन उसी अनुसार मिलता है, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल होता है तो यहाँ पर भी नेगेटिव हाफ साइकिल है। इस प्रकार से कॉमन बेस एम्पलीफायर पॉजिटिव हाफ साइकिल पर आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाता है और नेगेटिव हाफ साइकिल पर आउटपुट वोल्टेज को डिक्रीज करता है, आउटपुट सिग्नल्स को डिक्रीज करता है, अर्थात इसमें कोई पाई का फेज डिफरेंस नहीं है। जैसा कि हमने देखा था कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर्स का ज़्यादा यूज होता है, लेकिन कॉमन बेस एम्पलीफायर्स का यूज भी बहुत जगह पर होता है, क्योंकि इन दोनों के कॉमन एमिटर एम्पलीफायर और कॉमन बेस एम्पलीफायर्स के आउटपुट में थोड़ा सा डिफरेंस है, इन दोनों के आउटपुट में डिफरेंस है, इसलिए इसका उपयोग कुछ अलग जगहों पर किया जाता है। तो इसके एप्लीकेशंस को हम लोग अगली वीडियो में भी देखेंगे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।